मकान की अगर हम बात करते हैं तो मकान की कई हिस्सों में बांटा जा सकता है उसके कंस्ट्रक्शन को। शुरुआत करेंगे नींव से। नींव एक मकान की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर आप किसी भी मकान की नींव को ठीक से नहीं बनाएंगे तो वो मकान उतना मजबूत नहीं बन सकता है। तो नींव बनाते समय हमेशा ध्यान रखें, पक्की मिट्टी तक आपको नींव लेके जानी है। कम से कम 1.5 मीटर तक नींव की खुदाई होना जरूरी है। और अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आपको नींव की गहराई 3 मीटर तक रखनी है। चिनाई करते समय आमतौर से हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि चिनाई आपकी बिल्डिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वजह, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आपकी पूरी बिल्डिंग के लोड को, नींव को ट्रांसफर करने वाला है। तो चिनाई करते समय हमेशा ध्यान रखें, बेहतर क्वालिटी के ईंट का इस्तेमाल करें। बेहतर क्वालिटी की ईंट की जांच कैसे की जाएगी? बहुत आसान है। 2 ईंटों को हाथ में लें, आपस में बजा के देखें। अगर उसमें से रिंगिंग साउंड यानी कि मेटालिक साउंड, कुछ ऐसी घंटी जैसी आवाज आती है, तो समझ लीजिए आपकी ईंट अच्छी क्वालिटी की है। दूसरा आसान तरीका क्या है? ईंट को पकड़ें और कमर की ऊंचाई से पक्की जमीन पर गिरा दें। अगर आपकी वो ईंट टूट जाती है तो वो ईंट मकान में इस्तेमाल करने लायक नहीं है। साथ ही साथ देखें कि आपकी ईंट ज्यादा पानी ना पीती हो। अगर 15% से ज्यादा पीने वाली ईंट है तो उस तरह की ईंट का इस्तेमाल मकान बनाने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मकान को कमजोर करती है। चिनाई करते समय हमेशा ध्यान रखें कि ईंट को बेहतर तरीके से पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ईंट के ऊपर जो धूल, मिट्टी या राख लगी होती है वो हट जाती है। दूसरा, ईंट पहले से पानी पी लेती है। अगर आप सूखी ईंट को मसाले के ऊपर लगाएंगे तो मसाले में जो पानी आपने डाला था वो पानी ये ईंट पी लेती है। और रिएक्शन करने के लिए, सीमेंट की ताकत लाने के लिए जितने पानी की जरूरत होती है, सीमेंट के मसाले में उससे कहीं कम पानी रह जाता है और आपका मसाला कमजोर हो जाता है। बाद में वो आप उसमें पकड़ नहीं कर पाती और आपकी ईंट दीवार में से बाहर निकलने लगती है। अगर आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो 1.5 और 1.6 का मसाला लगाइए। अगर आप 4.5 इंच की दीवार बना रहे हैं तो 1.4 का मसाला लगाइए। और जो आप सीलिंग पे प्लास्टर करते हैं, यानी कि नीचे से जो प्लास्टर लेंटर पे किया जाता है, उस पे आपको 1/3 के मसाले की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है 1 परात सीमेंट, 5 परात रेत। इसको अच्छी तरह से मिलाएं और उसके बाद ही इस मसाले को इस्तेमाल करें। इसके बाद नंबर आता है प्लास्टर का। प्लास्टर हम घर की बाहर की दीवारों पे करते हैं, अंदर की दीवारों पे करते हैं और सीलिंग्स पे करते हैं। बाहर की दीवारों पे और अंदर की दीवारों पे प्लास्टर करने की वजह क्या है? जिससे कि बारिश का पानी आपकी दीवारों में अंदर ना जा पाए। तो बाहर की दीवार का प्लास्टर हमेशा 1.5 का कीजिए। अंदर की दीवार का प्लास्टर 1.6 से कीजिए, क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा पानी का इफेक्ट नहीं होता है। सीलिंग पे आपको 1.3 के प्लास्टर की दरकार पड़ेगी। कहीं पर 1.4 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो निर्भर करेगा कि आपकी सीलिंग की बेस कितनी स्मूथ है। प्लास्टर करने से पहले कंक्रीट के ऊपर हैचिंग जरूर कर लें, नहीं तो वो आपके प्लास्टर को पकड़ नहीं कर पाएगी। तराई मकान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझसे 2 सवाल अमूमन पूछे जाते हैं, हमें तराई कब शुरू करनी है और हमें तराई कितने दिन तक करनी है। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले आपको दूंगा। आपको तराई कम से कम 7 दिन तक करना जरूरी है। दूसरा सवाल जो हम हमेशा पूछा जाता है, तराई शुरू कब करनी है। जैसे ही टॉप सरफेस पे आपको हल्की सी सुखावट दिखाई दे, आप समझ लीजिए तराई का समय शुरू हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है आरसीसी। कंक्रीट में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? कंक्रीट में 4 चीजें पड़ती हैं: सीमेंट, रेत, एग्रीगेट और पानी। और अगर ये आरसीसी है तो उसमें आप सरिये को भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के 5 चीजों को मिलाकर बनाई जाती है कंक्रीट। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। आज बाजार में सीमेंट 2 नामों से मिलता है, ओपीसी और ब्लेंडेड। जब मैं ब्लेंडेड बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है वो सीमेंट जिसमें सीमेंट के साथ में कुछ चीज और मिला दी गई है। ओपीसी को बीआईएस ने, यानी कि जो आईएसआई हमारी संस्था है जो आईएसआई का मार्क देती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसने 3 ग्रेड में बांटा है: 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। 33 ग्रेड का सीमेंट बनाया गया था आम कामों के लिए, चिनाई, प्लास्टर, 1 मंजिल का मकान। 43 ग्रेड का सीमेंट बनाया गया था मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स के लिए, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए, जहां पर बीम और कॉलम आप इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आपको सीमेंट की ताकत की ज्यादा दरकार होती है। और 53 ग्रेड का सीमेंट बनाया गया था रेलवे के स्लीपर, प्री स्ट्रेसिंग,
बिजली के खंभे बनाने के लिए। तो एक सवाल उठता है जो लाजमी है कि आखिर एक सीमेंट के बैग का मसाला बनाने के लिए हमें कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। आमतौर से देखा गया है कि अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 1/5 का मसाला बनाते हैं तो हमें एक कट्टे का मसाला यानी एक बैग के मसाले को बनाने के लिए 32 से 35 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि ये 35 की जगह 50, 55 या 60 लीटर जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक नियम है, जितना ज़्यादा पानी सीमेंट में पड़ेगा उतनी सीमेंट की ताकत कम होती जाएगी। सीमेंट हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें। कुछ लोग पूछते हैं कैसे पता लगेगा सीमेंट फ्रेश है। अब तो सीमेंट के बैग पर उसकी प्रोडक्शन की तारीख लिखी होती है और कोई भी सीमेंट प्रोड्यूस होने के बाद, मतलब जिस तारीख को उसका उत्पादन हुआ है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाना चाहिए। अगर आपका सीमेंट ज़्यादा पुराना है तो टेस्ट करने के बाद ही उस सीमेंट का इस्तेमाल करें और आरसीसी में उस सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक सवाल जो अभी कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि ओपीसी ज़्यादा अच्छा होता है या पीपीसी ज़्यादा अच्छा होता है। पीपीसी सीमेंट ओपीसी सीमेंट से ज़्यादा बेहतर होता है। दुनिया की जितनी भी ऊंची इमारतें बनाई गई हैं, मलेशिया की पेट्रोनस टावर, बुर्ज खलीफा, इन सारी इमारतों को बनाने में पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तान की बात करें, भाखड़ा नागल बांध जो स्वतंत्रता के बाद का पहला बांध था, उसको बनाने के लिए पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। इतना पीछे क्यों जाते हैं? अभी थोड़े दिन पहले टिहरी बांध का निर्माण किया गया। मुझे फख्र है कहते हुए कि टिहरी बांध से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वहां पर हमारे सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है और हम फख्र से कहते हैं कि टिहरी बांध में हमारा पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। पीपीसी सीमेंट ओपीसी सीमेंट से बेहतर क्यों है? जब हम ओपीसी सीमेंट में पानी डालते हैं तो एक रिएक्शन होती है, एक उसमें सीएसएच जेल बनता है और फ्री लाइम निकलता है। सीएसएच जेल सीमेंट की ताकत देने वाला वो केमिकल है जो सीमेंट को मजबूती देता है। लेकिन पीपीसी सीमेंट में हम एक केमिकल मिलाते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिव सिलिका। ये एक्टिव सिलिका उस फ्री लाइम के साथ में दोबारा से रिएक्शन करती है और उसको वापस सीएसएच जेल में बदल देती है, यानी कि सीमेंट में बदल देती है। तो पीपीसी सीमेंट में आपको 2 बार ताकत मिलती है, एक बार 28 दिन पे और उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन की वजह से जो फ्री लाइम है वो वापस सीमेंट में बदल जाता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि पीपीसी सीमेंट की ताकत हमेशा बढ़ती रहती है, जबकि ओपीसी सीमेंट की ताकत 28 दिन के बाद लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो आपका मकान दिनों दिन मजबूत होता है अगर आप अपने मकान में पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। यह तो बात रही सीमेंट की। दूसरा जो कंक्रीट का इंग्रेडिएंट है वो है सैंड। सैंड भी कंक्रीट की ताकत में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आमतौर से हम सैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है ये तो रेत है, लेकिन रेत अगर आपकी खराब होगी तो वो आपकी कंक्रीट की क्वालिटी को खराब कर देगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी रेत के अंदर सिल्ट कंटेंट कम से कम होना चाहिए। बीआईएस मैक्सिमम 5% तक सिल्ट कंटेंट को अलाउ करता है। इसको जांचने का बहुत आसान सा तरीका है, एक ग्लास लें और उसमें रेत को डाल दें और पानी के साथ उसे मिक्स कर दें। किसी चम्मच या डंडी से उसको हिलाएं और थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए। आपकी रेत नीचे बैठ जाएगी, सिल्ट दूसरी लेयर में उसके ऊपर बैठेगी और आप उसको मेजर करके देख सकते हैं कि लगभग टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंट सिल्ट कंटेंट आपकी रेत में आ रहा है। अगर आपकी रेत में सिल्ट ज्यादा है तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी रेत को धो के इस्तेमाल करें। धुली हुई रेत इस्तेमाल करने से आपकी कंक्रीट की ताकत ज्यादा बेहतर आएगी। तीसरा जो इंग्रेडिएंट होता है कंक्रीट बनाने के लिए वो होता है एग्रीगेट। जब कभी भी आप कंक्रीट बना रहे हो हमेशा ध्यान रखें कम से कम 2 साइज की गिट्टी का इस्तेमाल करें, 10 mm और 20 mm। और दोनों गिट्टी का जो रेशियो रखना है 10 mm को 30% और 20 mm को 70%। आखिर इससे फायदा क्या होता है? होता यह है 20 mm की जो गिट्टी होती है उसके बीच में जो जगह होती है वहां पर 10 mm की गिट्टी चली जाती है। 10 mm के बीच में जो जगह होती है वहां पर रेत चली जाती है और रेत के बीच में जो जगह होती है वहां पर सीमेंट जाता है। और इस तरह से जो आपकी कंक्रीट बनती है वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा ठोस बनती है, जिसकी वजह से आपके मकान की ताकत बढ़ जाती है। अगर आपने केवल एक साइज की गिट्टी डाली तो उस बीच वाली जगह में रेत जाएगी, तो आपका मोर्टार कंटेंट आपकी कंक्रीट में बढ़ जाता है, जिसको कि तोड़ना ज्यादा आसान होता है। हमेशा ध्यान रखिए जब आप कंक्रीट प्लेस कर रहे हो तो अपने बेलदार को, अपने मजदूर को बोल के रखें कि कंक्रीट
2 से 2.5 फीट की ऊंचाई से ही नीचे गिरनी चाहिए, मतलब तसले को कम से कम कमर के लेवल तक लेके आए और उसके बाद उसको नीचे पोर करें। तो आपकी कंक्रीट का मसाला अलग अलग नहीं होगा और आप एक बेहतर कंक्रीट बना पाएंगे। वाइब्रेटर इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान रखें, वाइब्रेटर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा समय तक ना रखें, क्योंकि ओवर वाइब्रेशन करने से स्लरी अलग हो जाती है, एग्रीगेट अलग हो जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। रीइंफोर्समेंट के साथ में कभी भी वाइब्रेटर को टच ना होने दें। कोशिश करें कि वाइब्रेटर आपके रीइंफोर्समेंट से टच ना हो और हमेशा अपने वाइब्रेटर को मसाले में ही लगाएं। कई लोग उसके शटरिंग के ऊपर लगाकर या उसके रीइंफोर्समेंट पे लगा के उसको करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अब आता है चौथा मेजर इंग्रेडिएंट जो कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो है पानी। तो हमें जब कभी भी कंक्रीट बना रहे हो तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वही पानी का इस्तेमाल करें जिस पानी को आप पी सकते हो। हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें। पानी में नमक, चिकनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनाई भी सीमेंट की ताकत को कम कर देती है। तो अगर कोई तेल अगर आपके पानी में है तो उस पानी को इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पानी में खारापन है तो कोशिश करें कि उस पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़ रहा है तो वहां पर कम से कम पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करें, जो उस खारेपन के जो इफेक्ट्स होंगे उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो ये तो रही 4 चीज़ें जो कंक्रीट बनाने के इस्तेमाल होती हैं। 5वीं और महत्वपूर्ण चीज़ है जो आरसीसी में इस्तेमाल की जाती है, वो है रीइंफोर्समेंट। तो बेहतर क्वालिटी के सरिये का इस्तेमाल करें। सरिये में कभी भी जंग ना लगी हो, फ्रेश सरिया होना चाहिए, पुराने सरिये का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक आमतौर से जो गलती होती है जब हम सरिया बांध रहे होते हैं, और वो होती है कैंटिलीवर में। कैंटिलीवर छज्जा, वो एक ऐसा लेंटर का हिस्सा जो केवल एक तरफ से टिका होता है, बाकी 2 तरफ उस पर सपोर्ट नहीं होती। आपने देखा है ना, बालकनी बनाने के लिए छज्जा बाहर निकाला जाता है। कई बार हमारे मिस्त्री अनजाने में, ना जानकारी की वजह से, जो हमारा मेन रीइंफोर्समेंट होता है उसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, उसे आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपके छज्जे की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट से ज्यादा है तो हमेशा रीइंफोर्समेंट में बैंड डाल के आपको अपने सरिये को ऊपर ले जाना होगा। कैंटिलीवर में या छज्जे में सरिया हमेशा ऊपर डाला जाता है, जबकि जो आपका मेन लेंटर होता है उसमें सरिया हमेशा नीचे डाला जाता है। तो जब कभी भी आप कैंटिलीवर छज्जा बना रहे हो, हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने सरिये में एक बैंड डालना है और बैंड डालने के बाद सरिये को ऊपर ले जाना है। रीइंफोर्समेंट को हमेशा कवर जरूर दें। ये आपके सरिये की उम्र को बढ़ाती है, सरिये में जंग नहीं लगती, क्योंकि जैसे ही सीलन जाती है सरिये में जंग लगना शुरू होती है और आपका सरिया फूलने लगता है, जिससे आपके लेंटर में क्रैक आता है और उसकी उम्र कम हो जाती है। लेकिन कवर ब्लॉक लगाने से आपके सीलन नहीं जा पाती सरिये तक और आपका सरिया ज़्यादा दिन तक टिकता है और आपके मकान की मजबूती बढ़ती है। एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां से जाने के बाद अगर हमें कोई परेशानी आती है तो हम क्या करें? आप कोई भी सीमेंट इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हम यहां आपसे सीमेंट बेचने नहीं आए हैं, हम यहां आए हैं आपसे मिलने, आपसे एक रिश्ता बनाने। अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है और आपको कोई भी समस्या है मकान से संबंधित, आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है आप हमारे डीलर के पास जाएं और अपनी समस्या उसे बताएं। अगर समस्या बड़ी होगी तो हमारा इंजीनियर आपकी साइट पर आएगा, और अगर समस्या छोटी होगी तो टेलीफोन पर हम आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत दे पाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हम कवर ब्लॉक्स हैं, जेके सीमेंट अपने ग्राहकों को फ्री में उपलब्ध कराता है। हमारे इंजीनियर आपकी साइट पे आके आपका स्लैब सुपरविजन, मिक्स डिजाइन का करेक्शन, सिल्ट कंटेंट टेस्टिंग, स्लम कोन टेस्ट, और अगर जरूरत पड़ती है तो कंक्रीट के क्यूब टेस्ट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये सारी सर्विसेज हम आपको फ्री देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद दोस्ती करना है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड, मतलब वही दोस्त है जो जरूरत के वक्त पे काम आए। बाकी तो फिर धंधा हो जाएगा, तू मेरा सीमेंट ले, मैं तेरी मदद करूंगा। आप कोई भी सीमेंट लगाते हो, आपको अगर कोई भी परेशानी है, आप बिना किसी हिचक के हमारे तकनीकी इंजीनियर से संपर्क करें, क्योंकि केवल एक फ़ोन कॉल दूर है आपसे। वादा करते हैं आपको कंपनी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में हमारा इंजीनियर आपकी साइट पर पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय में दिया और हमारी बातों को इतने गौर से देखा और सुना। धन्यवाद।